चलिए, पीजीबीपी हेड में हम कर रहे थे सेक्शन 36। सेक्शन 36 में एक इंश्योरेंस प्रीमियम रह गया था, पहले वो करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रीमियम पे किया, उसका डिडक्शन उसे सेक्शन 36 में मिलेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, पहला पॉइंट ये है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। ठीक है, मिल्क के केस में दो सोसाइटीज बनती हैं, एक बनती है प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरी बनती है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या है? प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी और फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो भी दूध वाले हैं उनकी एक तरीके से एसोसिएशन टाइप बन जाती है, वो सोसाइटी मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। तो दूध वालों ने मिलकर सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको बोलते हैं प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आपने जोधपुर में सरस डेयरी का नाम सुना? ठीक है, तो सरस वालों ने, अमूल वालों ने क्या बना रखा है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या वो मिल्क खुद प्रोड्यूस करते हैं या गाय भैंसे उनकी हैं क्या? नहीं, मिल्क खुद प्रोड्यूस नहीं करते, गाय भैंसे उनकी भी नहीं है। वो क्या करते हैं? दूध वालों से मिल्क परचेस करते हैं। तो वो मिल्क किससे परचेस करते हैं? प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इसका मतलब गाय भैंसे किसके ओन्ड हैं? प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के। प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क परचेस करती है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों परचेस करती है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम तो सिर्फ ओनली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बायलॉस बने हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस, उनको बायलॉस कहा जाता है। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उसमें लिखा जाता है कि ये गाय भैंसे तो भले ही प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओन्ड हैं, बट इनका मतलब कैटल्स का, गाय भैंसों का इंश्योरेंस कराने के लिए लायबल फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाएगी। ऐसा इनके रूल्स रेगुलेशंस में लिखा होता है। तो अब कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट करेगी इंश्योरेंस प्रीमियम का। अब वो जब पेमेंट करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको दिक्कत कर सकता है। क्या दिक्कत कर सकता है? कि गाय भैंसे तो आपकी ओन्ड है नहीं, आपने क्यों पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम? तो यहां सेक्शन बनाया गया कि गाय भैंसे भले ही प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओन्ड हो, उनका इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है। इसलिए प्रीमियम का पेमेंट फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ही करती है। अब चूंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी करने के लिए लायबल है और उसने पेमेंट कर दिया, तो इस खर्चे का उसको अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये एक तरीके से क्लैरिफिकेशन के टाइप का है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसका इंश्योरेंस करवाया? फॉर कैटल्स ओन्ड बाय प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो कैटल्स किसके ओन्ड है? प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओन्ड हैं, बट इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। तो डिडक्शन किसको मिलेगा? जिसने पेमेंट किया है। पेमेंट किसने किया है? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। तो डिडक्शन फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा अंडर सेक्शन 36 पीजीबीपी हेड में। तो ये एक इंश्योरेंस खत्म हुआ। अब आगे बात करते हैं। कल हमने बेड डेब्स वगैरह के डिडक्शन कंप्लीट कर लिए थे, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कंप्लीट कर लिया था।
अब आगे बात करते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में, मतलब नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। एनपीएस नोटिफाइड पेंशन स्कीम, इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम या नोटिफाइड पेंशन स्कीम एक ही बात है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए इस एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ये एम्प्लॉयर के एंगल से एक्सपेंडिचर है, तो इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन एम्प्लॉयर अपने पीजीबीपी हेड में सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A में क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया किसमें? एनपीएस में। एनपीएस की वैसे फुल फ्लेज्ड बातें सेक्शन 80 सीसीडी में आती हैं। ठीक है, वैसे एनपीएस की कुछ बातें हम सैलरी हेड में पढ़ लेते हैं, कुछ ये बात यहाँ पीजीबीपी हेड में भी आ रही है। फिर ओवरऑल सारी बातें का मिक्सचर और हम कहें क्लाइमैक्स कहाँ आता है? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 के सेक्शन 80 सीसीडी में सारी बात और डिटेल में होती है। ठीक है, तो एनपीएस नोटिफाइड कौन से सेक्शन में ये स्कीम, पेंशन स्कीम? सेक्शन 80 सीसीडी में। इसलिए कहा जाता है एनपीएस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। तो एम्प्लॉयर इस एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, डिडक्शन उसको अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A। डिडक्शन एक लिमिट तक ही अलाउ होगा। डिडक्शन डिडक्शन की गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी है। डिडक्शन उस लिमिट तक ही अलाउ होगा। कितना? उस एम्प्लॉय की उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो भी टेबल सैलरी है उसका 10%। एम्प्लॉय की उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो भी टेबल सैलरी है उसका 10%। टेबल सैलरी का यहाँ मीनिंग क्या है? टेबल सैलरी का यहाँ मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस सीडीए सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। ये मीनिंग हमने सैलरी हेड में भी पढ़ा था टेबल सैलरी के टाइम पर। वहां पे जाके देखो टेबल सैलरी, जाके देखो उस पेज पे। पेज नंबर क्या है बताना, जहां हमने टेबल सैलरी डिस्कस किया सैलरी हेड में। पेज नंबर 14 देखें, पेज नंबर 14। क्या वहां दे रखा है? एनपीएस अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, उसके लिए टेबल सैलरी का क्या मीनिंग माना जाएगा? बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। तो वही बात यहां दे रखी है, वही बात यहां दे रखी है। फिर हमने पहले भी पढ़ा था कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 43B लगती है। 43B लगती है का मतलब क्या? ये एम्प्लॉयर इस खर्चे का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही क्लेम कर पाएगा, और वो एक्चुअल पेमेंट जरूरी नहीं है ईयर एंड तक हो। वो एक्चुअल पेमेंट कोई जरूरी नहीं है ईयर एंड तक हो। कब तक हो? आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी हो तो क्या होगा? वो खर्चा एसएससी क्लेम कर सकता है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये सेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B है। तो मैंने क्या बोला? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है। ये एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है। इस खर्चे की छूट एम्प्लॉयर को एक लिमिट तक ही अलाउ होगी, और वो लिमिट क्या है? 10% ऑफ टेबल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और टेबल सैलरी का यहाँ मीनिंग क्या होगा? बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। और ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B है, मतलब एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। आप आ जाइए, क्वेश्चन बैंक निकालिए। क्वेश्चन बैंक में
क्वेश्चन बैंक में देखें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स लिमिटेड एम्प्लॉयर है, कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है बेसिक सैलरी का 20% टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉई। हर एम्प्लॉय के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना किया? बेसिक सैलरी का 20%। किसमें कंट्रीब्यूशन किया? अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD, मतलब एनपीएस में एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया। कितना? बेसिक सैलरी का 20%। ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअल, इतना एक्चुअल में हुआ। अब एक्चुअल में भले ही इतना हुआ, लेकिन इधर एम्प्लॉयर को डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से मिलेगा, जरूरी नहीं है पूरा मिले। इतना तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन डिडक्शन की हमने देखा मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, डिडक्शन तो लिमिट के हिसाब से मिलेगा। फिर आगे बात कही गई कि डीए बेसिक सैलरी का 40% है। डीए बेसिक सैलरी हम देख लेंगे कितनी है, उसका 40% डीए है, वो टोटल डीए है। और फिर आगे बोल रहे इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय। ये डीए एम्प्लॉय के पेमेंट का पार्ट है, मतलब इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। हमने पढ़ा था अगर कोई डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी होता है तो वो सीडीए कहलाता है, पढ़ा था सैलरी एड पे। इफ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी तो वो सीडीए होता है। तो इसका मतलब डीए पूरा का पूरा टोटल है कितना? बेसिक सैलरी का 40% है वो, लेकिन 40% के हिसाब से जो भी आएगा टोटल वो पूरा का पूरा सीडीए है। तो इधर क्या बोल रहे? इधर बोल रहे हैं हमें करना क्या है, इधर जो पीजीबीपी हेड में एम्प्लॉयर को इस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन वो जो कर रहा है एनपीएस में, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को कितना मिलेगा? अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4A में। अगर अब इंफॉर्मेशन अब दे रहे हैं, इफ द बेसिक सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज एग्रीगेट टू रुपीज 10 लाख, सारे एम्प्लॉइज की सैलरी मिल मिलाकर 10 लाख है और ये बेसिक है, बेसिक, ठीक है। तो बात करते हैं डिडक्शन कितना मिलेगा। सबसे पहले जब भी टेबल सैलरी के हिसाब से चलने की बात आए तो एक बार वर्किंग नोट में जाके टेबल सैलरी कैलकुलेट कर लेनी है। सैलरी एक्ट में भी यही बताया था कि जब भी टेबल सैलरी से रिलेटेड कुछ कंप्यूट करने को बोला जाता है, पहले वर्किंग नोट में जाके टेबल सैलरी कंप्यूट कर लो। तो पहले काम यही करते हैं हम, टेबल सैलरी निकालने का। बेसिक सैलरी सारे एम्प्लॉइज की, एक एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर नहीं निकालेगा। सारे एम्प्लॉइज की सैलरी क्या इंडिविजुअली दे रखी है कि एक एक एम्प्लॉय की सैलरी इंडिविजुअली दे रखी है क्या? नहीं, वो भी तो एग्रीगेट ही दे रखा है, टोटल दे रखा है। तो सारे एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी मिल मिलाकर है 10 लाख। सीडीए बेसिक सैलरी का 40% है टोटल, मतलब 4 लाख। और बोला सारा का सारा वो क्या है? पार्ट ऑफ सैलरी है, मतलब क्या? पूरा का पूरा डीए सीडीए है। और डीए है खुद कितना? बेसिक सैलरी का 40%। फिर जितना भी आ रहा है वो सारा का सारा सीडीए है। तो और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स, इन एम्प्लॉइज को परसेंटेज कमीशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है, तो ऐड होगा ही नहीं। सिर्फ क्या हो गया? बेसिक प्लस सीडीए आ गया, टेबल सैलरी आ गई। तो सबसे पहला काम वर्किंग नोट में टेबल सैलरी निकालने का। फिर हम चेक करें कि एम्प्लॉयर ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया। एक्चुअल तो कितना किया गया है? बेसिक सैलरी का 20%। बेसिक सैलरी कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। 10 लाख का बेसिक सैलरी का 20%, तो 2 लाख आ गया। लेकिन हमने ऊपर टेबल सैलरी कैलकुलेट कर रखी है, टेबल सैलरी का 10% ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तो ऊपर जो हमने टेबल सैलरी कैलकुलेट कर रखी है 14 लाख, उसका 10% डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम। तो
तो मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1,40,000। 1,40,000 ही मिलेगा। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भले ही एम्प्लॉयर ने कितना किया है? 2 लाख एक्चुअल किया कंट्रीब्यूशन 2 लाख, लेकिन मैक्सिमम लिमिट के मुताबिक आता है 1,40,000। तो डिडक्शन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में 1,40,000 का ही मिलेगा। तो 2 लाख में से सिर्फ 1,40,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। अब इससे रिलेटेड एक सेक्शन और है, वो भी समझते हैं। इससे रिलेटेड पास में लिख देना आप, एक सेक्शन इससे रिलेटेड और पढ़ने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड पेज नंबर 100 पर आ जाइए, सेक्शन 40A सब सेक्शन 9। क्या ये डिसअलाउएबिलिटी का सेक्शन है? मैंने बोला 30 से 37 तक अलाउएबिलिटी सेक्शंस हैं। फिर डिसअलाउएबिलिटी सेक्शंस कौन कौन से? 37 सब सेक्शन 2B, 38, 40 कैपिटल A और 43B, ये डिसअलाउएबिलिटी के सेक्शन है। तो ये डिसअलाउएबिलिटी का सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या लिखा गया? अगर एम्प्लॉयर आपने एम्प्लॉइज के लिए अनस्टैच्यूटरी फंड्स में कंट्रीब्यूशन करता है। अनस्टैच्यूटरी फंड्स मतलब क्या? जो किसी कानून के तहत नहीं बने हैं, जो किसी कानून के तहत फंड नहीं बना है, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, तो क्या होगा? डिसअलाउड, डिसअलाउड होगा। लेकिन अभी मैं ये पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने इसका सिर्फ मैंने ये बोला एम्प्लॉयर अगर किसी अनस्टैच्यूटरी फंड में अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन करता है तो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन दे रखे हैं। एक्सेप्शन में पॉइंट नंबर 5 देखो। अभी एक्सेप्शन है अगर एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है, जितना अलाउ हो गया उसको सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A में, वो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है मतलब उतना डिसअलाउ नहीं होगा। वो एक्सेप्शन है मतलब वो उतना डिसअलाउ नहीं होगा। इसका मतलब क्या? जो एक्सेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। और एक्सेस डिसअलाउ कौन से सेक्शन में होगा? सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में। तो यहां मैंने लिख दिया एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया वो डिसअलाउ हो जाता है सेक्शन 40A 9 में। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था 2 लाख। 2 लाख एक्चुअल था 2 लाख। इस एक्चुअल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। 2 लाख में से 1,40,000 इतना तो अलाउड है अंडर सेक्शन 36 क्लॉज 4A में। और बैलेंसिंग फिगर मतलब 60,000 वो डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A 9 में। तो 2 लाख एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, उसको अलाउ 1,40,000 ही होगा, 60,000 डिसअलाउ हो जाएगा। ओवरऑल पोजीशन ये है। चलिए ये हमने किया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है, उसको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A में। एक लिमिट तक अलाउ है। अगर एक्सेस करेगा तो एक्सेस वाला पोर्शन सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए अब आगे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन करता है। ये हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयर काफी सारे स्टाफ वेलफेयर फंड्स में अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उन सारे स्टाफ वेलफेयर फंड्स के नाम हमने क्या पढ़े? आरपीएफ, ईएसआई, एएसएफ, यहाँ अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड,
एनपीएस वगैरह। जहां जहां लिखा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वहां वहां क्या बोलेंगे, ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B है। जहां जहां एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के लिए स्टाफ वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा उसके लिए बोला जाएगा कि ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। ऐसा क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इस खर्चे की छूट एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलग होगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड AGF में। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड ये बनाया जाता है अंडर इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए। तो इसका उसको डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर को इस खर्चे की छूट मिलेगी सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में। लेकिन अगेन ये डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलग होगा। सेक्शन 43B अप्लीकेबल है इस पर। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेकर क्या क्या पढ़ा हमने। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए RPF, ASF, ESI में कंट्रीब्यूशन करता है डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए NPS में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये सब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बातें हो रही हैं। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, ये सब टोटलिटी में शॉर्ट में हम बोले ना स्टाफ वेलफेयर फंड। स्टाफ वेलफेयर फंड्स में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फिर बात आई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। हमने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट अलग समझा। क्या समझा, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी में से काट कर अपने पास रख लेता है। एट दैट टाइम उसे क्या माना जाएगा, इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 2410 में उसे पहले इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से जो उनका कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया है वो PF डिपार्टमेंट में जमा करा देगा रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक। ड्यू डेट क्या थी, PF के लिए अगले महीने की 15 तारीख और ESI के लिए अगले महीने की 26 तारीख। ठीक है, वो बताना जरूरी नहीं था मेरे को। ऐसे तो फिर आप मेरे से सारी डेट्स पूछ लोगे कि AGF की भी डेट बताओ, मेरे को नहीं पता, वो लेबर लॉ की बात है, मैं क्यों ध्यान रखूं लेबर लॉ का। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हमने यहाँ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए क्या पढ़ा, पहले से इनकम माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर उस रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक उस रेलेवेंट फंड में डिपॉजिट करा लेगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में। सारे क्लॉज याद होने चाहिए। RPF वाला क्लॉज क्या है, 4 RPF वाला 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज कौन सा है, 4A किसका है, NPS का। 5 किसका है, AGF। ठीक है, और 5A एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसमें सब सेक्शन लिखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बता रहा हूं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर पहले भी कुछ बातें हो रखी हैं, फिर यहां बात दे रखी है, कहीं दोनों बातें आपस में मर्ज न हो जाए। दोनों में डिफरेंस करते हुए लिखते हैं हम कि STT के बारे में, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में एक टेबल बना लो, फिर समझते हैं। If SSE is अगर SSE है फर्स्ट, अगर SSE है डीलर इन सिक्योरिटीज, डीलर इन सिक्योरिटीज मतलब क्या, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम उसके लिए बिजनेस इनकम है। ये इनकम उसके लिए बिजनेस इनकम है। इसका मतलब
ये सिक्योरिटीज उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, ये सिक्योरिटीज उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, रोज रोज शेयर खरीदते बेचते हैं, उनके लिए वो सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स क्या हो जाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, वो डीलर इन सिक्योरिटीज है। तो उन सिक्योरिटीज को वो BSE NSE पर बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको जो इनकम होगी वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर SSE है, सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, वो डीलर इन सिक्योरिटीज नहीं है, वो इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज। तो ये सिक्योरिटीज उसके लिए फिर क्या है, ये सिक्योरिटीज उसके लिए कैपिटल एसेट हुई, और कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पर क्या होगा, कैपिटल गेन। तो ये इनकम फिर इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम जरूरी नहीं है कि कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो, बिजनेस इनकम भी हो सकती है। अगर वो सिक्योरिटीज SSE के लिए स्टॉक है, इसका मतलब SSE उन सिक्योरिटीज में डील करता है, वो डीलर इन सिक्योरिटीज है, ना कि इन्वेस्टर। फिर इस खर्चे का डिडक्शन उसे किस सेक्शन में मिलेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन वो शेयर्स खरीदता बेचता है। मैंने बताई थी एक बात कि अगर आप ऑनलाइन शेयर्स खरीदते बेचते हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आपसे टैक्स चार्ज करता है। कौन सा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। SSE को सिक्योरिटीज परचेस करते वक्त भी STT चुकाना होता है और सेल करते वक्त भी चुकाना होता है। तो ये STT SSE के लिए खर्चा है, इस खर्चे का डिडक्शन उससे इस इनकम में से अलाउ होगा या नहीं, ये डिस्कस कर रहे। तो STT अलाउ होगा या नहीं, STT अलाउड और नॉट, STT अलाउ होगा या नहीं होगा। अगर SSE डीलर इन सिक्योरिटीज है, मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम उसके लिए बिजनेस इनकम है, तो उसे STT का डिडक्शन अलाउड है, अलाउड है अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 में, क्लॉज 15 में। लेकिन हमने कैपिटल गेन हेड पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था STT का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो STT का डिडक्शन अगर आपका कैपिटल गेन हेड लग रहा है तो नहीं मिलेगा, और अगर आपका बिजनेस हेड लग रहा है तो मिलेगा। तो वहां कैपिटल गेन हेड में हमने क्या पढ़ा था, STT का डिडक्शन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लेकिन कौन सा सेक्शन रोक रहा था STT का डिडक्शन क्लेम करने से, याद है, 7th प्रोविजो 2 सेक्शन 48 सबसेक्शन 1, 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48। कैपिटल गेन हेड में सेक्शन 48 खोल के देखो, और नहीं तो वहां जाके देखो कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स और यूनिट्स एक हेडिंग दे रखा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि STT का डिडक्शन मिलेगा या नहीं। अगर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात फिट हुई कि हाँ ये नहीं मिलता है बस, और उसने सिक्के का दूसरा पहलू देखा ही नहीं, पॉइंट नंबर 1, तो दिक्कत होगी।
एसटीटी का डिडक्शन पीजीपीपी हेड अलाउ कर रहा है, एसटीटी का डिडक्शन कैपिटल गेन हेड मना कर रहा है। तो डिपेंड करता है एसएससी के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम टैक्सेबल कहां हो रही है। अगर पीजीपीपी हेड में हो रही है तो एसटीटी का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, अगर कैपिटल गेन हेड में उसको ये इनकम टैक्सेबल हो रही है तो अलाउ नहीं होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि एसएससी उन सिक्योरिटीज में डीलर है, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है वो सिक्योरिटीज, या इन्वेस्टर है मतलब उसके लिए वो एसेट कैपिटल एसेट है। तो एसटीटी का ओवरऑल ट्रीटमेंट ये है। बात समझ आ गई? बना लिया चार्ट? चलिए अब समझते हैं, ये यहां दे रखा है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 एसटीटी का डिडक्शन। STT paid by the SSC during the relevant previous year in respect of taxable securities transactions entered into in the course of business। ये लाइन लिखने से पता पड़ा कि वो जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन कर रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब एसएससी क्या है? एसएससी डीलर इन सिक्योरिटीज है, तो उसे इस एसटीटी का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम वो पीजीपीपी हेड में शो कर रहा है। डीलर होगा तो पीजीपीपी हेड में उन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की इनकम को शो करेगा, और अगर पीजीपीपी हेड उसके लिए लग रहा है तो एसटीटी का डिडक्शन मिल जाएगा। देखिए शेयर मार्केट होता है, वहां पर दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से? बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कमोडिटीज की भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या बने हुए हैं? देखिए शेयर मार्केट के लिए तो बीएससी, एनएससी है स्टॉक एक्सचेंजेस, इनको हम बोल देते हैं क्या? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कमोडिटीज गोल्ड, सिल्वर, जिंक वगैरह इन सब की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, उनके भी स्टॉक एक्सचेंजेस बने हुए हैं। उनका नाम बता सकते हो? अरे कमर्शियल दुनिया में आप आई नहीं, फिल्मी दुनिया में ही बैठे रहे। नहीं पता कमोडिटी मार्केट? यही अगर फिल्मों के बारे में पूछूं कैटरीना ने किससे शादी की, फटाफट बता दोगे। अरे बड़े हो गए हो, कमर्शियल दुनिया में आओ, वो सब बच्चों वाली बातें थी। MCX, हाँ देख लिया नेट पे। चलिए एक होता है NCDEX और एक होता है MCX। ये क्या होता है? फुल फॉर्म सुन लो, आगे भी इससे रिलेटेड बातें आएंगी। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। और MCX का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए जैसे आपको पता है कि एनएससी पर बहुत कम शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और उसके मुकाबले बीएससी पर काफी सारी कंपनीज अपने शेयर्स लिस्टेड करवाती हैं। पता है बीएससी पर काफी सारे कंपनीज ने अपने शेयर्स लिस्टेड करवा रखे हैं और वो शेयर्स एनएससी पर लिस्टेड नहीं है। क्यों? बीएससी का मार्केट कैश मार्केट है। वैसे ही कमोडिटी मार्केट में भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ज्यादा कमोडिटीज की ट्रेडिंग, मतलब काफी सारी कमोडिटीज। नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में जैसे मान लो 5 कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 15 कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन। ठीक है, तो अब ये भी स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटीज का है। ठीक है, बीएससी एनएससी शेयर्स का था, ये कमोडिटीज का है। तो जो कमोडिटीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है
उस पे भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे तो क्या वहां पे भी टैक्स लगता है? बिल्कुल वहां पे भी टैक्स लगता है, बिल्कुल एसटीटी के पैटर्न पर सीटीटी, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का टैक्स है। तो अगर एसएससी डीलर इन कमोडिटीज है, उसके लिए टैक्सेबल कमोडिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम है। क्यों बिजनेस इनकम क्यों है? उसने ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन किए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो उसने जो सीटीटी पे किया ऑनलाइन कमोडिटीज ट्रांजैक्शन पर, उसे सीटीटी पे करना पड़ा, तो ये सीटीटी का डिडक्शन उसे अलाउ हो जाएगा। सीटीटी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कंडीशन क्या है? इन कमोडिटीज ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम वो पीजीबीपी हेड में शो करता है, पीजीबीपी इनकम है उसके लिए। क्यों? वो डीलर इन कमोडिटीज है। तो जैसे एसटीटी था वैसे ही सीटीटी। एसटीटी का सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 और सीटीटी का क्लॉज 16। सेक्शन सब रग रग में आपके बसते जाने चाहिए, आपके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है? नहीं बसते हैं तो सीए छोड़नी पड़ेगी फिर, सीधा बता रहा हूं, याद करना बहुत जरूरी है। चलिए फिर मार्क टू मार्केट लॉस बाद में समझते हैं। पहले मैं बताता हूं सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जनरल डिडक्शन। हमने क्या बात की थी कि सेक्शन 30 से 36 तक स्पेसिफिक डिडक्शन है और सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जनरल। ये स्पेसिफिक और जनरल का क्या लफड़ा है? सेक्शन 30 से 36 तक जितने भी सेक्शन आते हैं, हर खर्चे का नाम है कि ये इस नाम का खर्चा इस सेक्शन में अलाउ हो जाएगा, इस नाम का खर्चा इस सेक्शन में अलाउ हो जाएगा। लेकिन अब सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 गवर्नमेंट बोलती है अब हम हर खर्चे के लिए एक एक सेक्शन बनाकर थक गए। कितने खर्चों के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए हम, तो फिर बाकी सारे खर्चे उसके लिए हम एक जनरल सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एसएससी किसी भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन यहां इस सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में क्लेम कर सकता है, लेकिन एसएससी को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। वो कंडीशंस क्या है? 4 कंडीशंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव और 2 कंडीशन है पॉजिटिव। नेगेटिव कंडीशन क्या है? मतलब खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो पढ़ते हैं पहले नेगेटिव कंडीशन, खर्चा कैसा नहीं होना चाहिए। पहली नेगेटिव कंडीशन डाली गई, खर्चा द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। इसके पास में एग्जाम्पल लिख दो चाहो तो। जैसे आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा कुछ खर्चे जो कैपिटल नेचर के हैं, बोला जाएगा कि एसएससी ने अपने शॉप के बाहर परमानेंट साइन बोर्ड लगवाया है, ठीक है, और उसका डिडक्शन उसने सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में क्लेम कर लिया है, तो अलाउ नहीं होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल लिखते जाओ, परमानेंट साइन बोर्ड, पेंसिल से लिखना बहुत छोटे फॉन्ट में, परमानेंट साइन बोर्ड। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही अलाउ नहीं होगा। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एसएससी को डेप्रिसिएशन जरूर अलाउ होता है, वो क्लेम भले ही करे एसएससी। फिर दूसरी नेगेटिव कंडीशन डाली गई, खर्चा पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एसएससी ने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो एसएससी ने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया है हाउस होल्ड एक्सपेंस, या हम कहें ड्राइंग। एसएससी ने ड्राइंग अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दी है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, अलाउ नहीं होगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे देंगे? क्वेश्चन में देंगे कि एसएससी एक गर्लफ्रेंड मेंटेन रखता है, मेंटेन, और उसको वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दिया और वो खर्चा P&L अकाउंट में डाल दिया। पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, अलाउ नहीं होगा। ठीक है। चलिए फिर थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन का एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी है। थर्ड कंडीशन क्या है? खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेक्शन 30 से 36 में कवर्ड है। अलाउ है या नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है, लैंग्वेज है। खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेक्शन 30 से 36 में कवर्ड है। एग्जाम्पल बता दिया था, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, वो सेक्शन 36 में कवर्ड है और वहां कंडीशंस फुलफिल नहीं होने की वजह से अलाउ नहीं हुआ। तो अगर वहां अलाउ नहीं हो सका तो एसएससी फिर यहां आकर उसको क्लेम नहीं कर सकता, तो फिर उसको सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने यहाँ बता दिया था, एसएससी नॉन कंपनी एसएससी है, वो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस कर रहा है, वो नॉन कंपनी एसएससी है। हमने बात कर ली थी ये डिडक्शन तो सिर्फ कंपनी एसएससी को ही मिलता है। एसएससी अगर नॉन कंपनी एसएससी है तो उसको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? ये खर्चा सेक्शन 30 से 36 में कवर्ड है और वहां कंडीशंस फुलफिल नहीं होने की वजह से अलाउ नहीं हुआ है, तो ये 37 सबसेक्शन 1 में भी क्लेम नहीं किया जा सकता। फिर तो तीन कंडीशन, खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, सेकंड खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, थर्ड ये 30 से 36 में कवर्ड नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन नंबर, नेगेटिव कंडीशन नंबर 4 जो कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में दे रखी है। क्या बोला? द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी इनकर्ड, लैंग्वेज ढंग से समझना, द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी इनकर्ड फॉर एनी पर्पस which is an offense or which is prohibited under any law। अब इसको हिंदी में बोलूं, खर्चा किसी ऐसे पर्पस के लिए नहीं किया गया होना चाहिए जो कि एक ऑफेंस है या जिसको किसी कानून में प्रोहिबिट किया गया है। इसके एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिख लो। ब्राइब, रिश्वत दी एसएससी ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कराना था, एसएससी ने फैक्ट्री लगाई बासनी में और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया कि कनेक्शन अलॉट किया जाए। 5 दिन तक कनेक्शन लगाने नहीं आए, आएंगे ही नहीं। आएंगे ही नहीं। तो रिश्वत का पेमेंट किया उनको, फिर आए, 2 घंटे के अंदर काम कंप्लीट। तो एसएससी ने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ब्राइब का पेमेंट किया, P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, अलाउ नहीं होगा। क्यों? खर्चा किसी ऐसे पर्पस के लिए पेमेंट किया गया है जो कि एक ऑफेंस है और प्रोहिबिटेड है अंडर एनी लॉ। रिश्वत लेना और देना दोनों ऑफेंस है, ठीक है। अब ब्राइब लिख दिया आपने। दूसरा, एसएससी ने जीएसटी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया, पेनल्टी लगी। तो एसएससी ने फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट भी कॉन्ट्रावेंशन किया, तो इनकम टैक्स में पेनल्टी लगी, जीएसटी में पेनल्टी लगी। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, डीटी में जीएसटी अलाउ है, P&L में डेबिट करेंगे जीएसटी अलाउ है, लेकिन अगर पेनल्टी है तो अलाउ नहीं होगा। क्यों? ये ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ है, अलाउ नहीं होगा ये खर्चा जीएसटी पेनल्टी का, क्योंकि ये पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ है।
ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग केस और बताता हूं। एसएससी एक कंपनी है, कंपनी का काम है बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग। वही बीड़ी, बीड़ी समझते हो ना, वही बीड़ी, बीड़ी जलाइले वाला बीड़ी। तो एसएससी एक कंपनी है, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग काम है। बीड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में तेंदू लीव्स काम आती है, और तेंदू लीव्स घने जंगलों में अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है। तो कंपनी ने तेंदू लीव्स के सिलेक्शन के लिए एक अपने ही डायरेक्टर को घने जंगलों में भेजा। ठीक है। वहां पर इस कंपनी के डायरेक्टर को डाकुओं ने पकड़ लिया और कंपनी से फिरौती की रकम मांगी, रैंसम मनी। ठीक है। कंपनी ने रैंसम मनी का पेमेंट किया और अपने डायरेक्टर को छुड़ा लिया। कंपनी ने ये रैंसम मनी का पेमेंट किया, ये खर्चा कंपनी ने अपने P&L अकाउंट में डेबिट में क्लेम कर लिया। खर्चा हम क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। बताइए, रैंसम मनी पेड टू डाकू, डकैत वगैरह अलाउ होगा कि नहीं होगा? बताइए, अलाउ होगा या नहीं होगा? चलिए, आपकी तरफ से जवाब आएगा नहीं, मुझे पता है। 28 में लॉस नहीं है, ये एक्सपेंस है। लॉस कहां है? लॉस नहीं है, एक्सपेंडिचर है। चलिए ध्यान से सुनिए। कंपनी ने क्लेम किया कि गवर्नमेंट ने इंडियन पैनल कोड बना रखा है। इंडियन पैनल कोड में गवर्नमेंट ने बोला है, रिश्वत के लिए तो बोला है, रिश्वत के लिए लेना और देना दोनों ऑफेंस है। लेकिन इंडियन पैनल कोड में गवर्नमेंट ने लिखा है रैंसम मनी मांगना ही ऑफेंस है। मांगना ही ऑफेंस है, देना ऑफेंस नहीं है। हमने तो पेमेंट किया अपने डायरेक्टर को छुड़ाने के लिए, तो हमने तो दिया है। मांगना गुनाह है, देना गुनाह नहीं है रैंसम मनी। तो कंपनी को ये खर्चा अलाउ हो गया सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। कंपनी ने एक आर्गुमेंट और किया, ड्यू टू कमर्शियल एक्सपीडियंसी। सीए फाइनल में आओगे, ये वर्ड बहुत बार बार आएगा, कमर्शियल एक्सपीडियंसी। मतलब हमारे बिजनेस की जरूरत थी इसलिए हमने खर्चा पे कर दिया, इसको बोलते हैं कमर्शियल एक्सपीडियंसी। ये कमर्शियल एक्सपीडियंसी क्या, ये खर्चा करना हमारे लिए जरूरी था। क्यों जरूरी था? आज तो हमारी कंपनी का डायरेक्टर गया, कल को हम एम्प्लॉइज को भेजेंगे। फिर अगर एम्प्लॉइज को वहां पर पकड़ लिया गया और हमने उसको छुड़ाने के लिए रैंसम मनी का पेमेंट नहीं किया, तो कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम ही नहीं करेगा। ठीक है। और डायरेक्टर भी वैसे कंपनी का एम्प्लॉय होता है, तो ये तो बिजनेस में करना पड़ेगा। तो ये कमर्शियल एक्सपीडियंसी है, बिजनेस एक्सपीडियंसी है, तो अलाउ। समझे? चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, सेक्शन 30 से 36 में कवर्ड नहीं होना चाहिए, और ऐसे किसी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए जो कि ऑफेंस है और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ। फिर पॉजिटिव कंडीशंस, तो खर्चा कैसा होना चाहिए? एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये नहीं बोला है कि एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, बोला है इनकर होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये खर्चा करंट ईयर का होना चाहिए। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे एक तरीके से प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर आप करंट ईयर में क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन में अलाउ है, जो स्पेसिफिक है वहां अलाउ है। हमने सेक्शन 35 पढ़ा था, वहां अलाउ है कुछ सिचुएशन में प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर। लेकिन सेक्शन 37 मना कर रहा है कि यहां पर
कोई भी प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते। खर्चा ऐसा होना चाहिए जो इनकर हुआ है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फिर सेकंड कंडीशन, खर्चा बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए इनकर होना चाहिए, तो अलाउ होगा। तो 2 नेगेटिव कंडीशन, 2 पॉजिटिव कंडीशन, नहीं 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कंडीशन। अब आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनीज को गवर्नमेंट ने बाउंड किया है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर एक्सपेंडिचर करे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट कंपनीज को जबरदस्ती बोलता है ये खर्चा करना आपके लिए जरूरी है। एक कानून बोलता है ये खर्चा करना जरूरी है आपके लिए, करो। और इधर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हम इस खर्चे को मानेंगे नॉट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये खर्चा बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए किया गया नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा मतलब, अब शॉर्ट में बोल दूं, CSR एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 मना कर रहा है। अब एक और बात बताऊं, अगर आपने ऐसा कोई CSR एक्सपेंडिचर किया है जो सेक्शन 30 से 36 में आ गया है, मना तो 37 कर रहा है, अगर वो खर्चा आप 30 से 36 में कवर कर सकते हो तो वहां मना नहीं है। तो अगर उनमें कवर हो रहा है 30 से 36 में तो वहां क्लेम कर लो भले ही, 37 सबसेक्शन 1 में क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सोचना पड़ेगा ऐसा कोई खर्चा जो हम होती कोशिश 30 से 36 में डाल लें और क्लेम कर लें। 37 सबसेक्शन 1 तो मना कर रहा है। ठीक है, अब तो यहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में क्या लिखा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में इसको बोल दे CSR expenditure shall be an expense incurred for the purpose of business or profession। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, जब भी अमेंडमेंट आता है, ये 2014 में अमेंडमेंट आया था, तो उस वक्त गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम निकालते बजट के साथ, उसमें एक्सप्लेनेशन डाला गया अगर ये CSR एक्सपेंडिचर ऐसा है जो 30 से 36 में कवर्ड हो गया है तो अलाउ हो जाएगा। 37 सबसेक्शन 1 मना करता है। अब इस बार का अमेंडमेंट सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में हुआ है, ये पॉइंट नंबर 2 अमेंडमेंट, यहां से लेकर ये इतना पार्ट अमेंडमेंट है। आपको पता है कि डॉक्टर्स को फार्मा कंपनीज, जो भी फार्मा कंपनी होती है, मेडिसिन वगैरह बनाती हैं वगैरह, वो डॉक्टर्स को कमीशन देती हैं कि आप हमारी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना और दूसरी कंपनी की मत करना। ऐसा होता है। तो डॉक्टर्स में एक अंधी दौड़ चल पड़ी है कि जो कंपनी हमको ज्यादा कमीशन देगी हम तो उसकी दवाई प्रेस्क्राइब कर देंगे, और उसकी वजह से दवाइयों की प्राइसेस बढ़ती जा रही है और काफी सारी दवाइयां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। तो अगर कोई फार्मा कंपनी डॉक्टर को इस तरीके से कमीशन पे करती है तो क्या वो कमीशन का खर्चा उस फार्मा कंपनी को अलाउ होना चाहिए? डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप देते हैं, टिकट्स करवा के डॉक्टर्स को देते हैं कि आप जाइए सिंगापुर घूम के आइए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्री बीस प्रोवाइडेड टू डॉक्टर्स और अदर मेडिकल स्टाफ। अब डॉक्टर्स के लिए भी प्रोफेशनल एथिक्स बने हुए हैं। डॉक्टर्स को भी उनके रेस्पेक्टिव कानून में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मना किया हुआ है कि वो इस तरीके से फ्रीबी वगैरह एक्सेप्ट ना करें। इसका मतलब अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो क्या है,
ऑफेंस है, और उनकी ये ऑफेंस करवाने में वो फार्मा कंपनी हेल्प कर रही है। तो फार्मा कंपनी जो भी फ्रीबी के लिए पेमेंट करेगी, फार्मा कंपनी को उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउ नहीं होना चाहिए। अभी कोविड के टाइम पर डॉक्टर्स में ये खूब देखा गया, ठीक है। डॉक्टर्स में देखा गया कि कोविड का कोई इलाज नहीं था, फिर भी पेशेंट्स के बिल बने हैं 30 लाख से 50 लाख तक के, ठीक है। तो मेडिकल इंडस्ट्री सारी एक तरीके से एक्सपोज कर दिया गया इस कोरोना में, उनको एक तरीके से सामने आ गया उनका असली सच क्या है। तो यहां पर उसको लेकर क्या अमेंडमेंट हुआ, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ऐड हुआ। अब जब गवर्नमेंट ये सेक्शन में ये अमेंडमेंट कर रही थी तो काफी सारी और भी बातें शामिल कर लिए, समझते हैं। यहां क्या लिखा, एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ, ऐसा लिखा हुआ है। तो किन खर्चों को ऑफेंस मानेंगे और मानेंगे कि वो प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ है, मान लेंगे हम अगर वो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो लॉ चाहे इंडियन लॉ है चाहे फॉरेन लॉ है। इंडियन लॉ में ऑफेंस है चाहे फॉरेन लॉ में ऑफेंस है, मानेंगे हम, खर्चा फिर अलाउ नहीं होगा। प्रोहिबिटेड है चाहे किसी इंडिया के कानून में चाहे किसी फॉरेन कानून में, ठीक है। अब पॉइंट नंबर टू, खर्चा ऐसा है टू प्रोवाइड एनी परक्यूजिट और बेनिफिट in whatever form to a person whether or not carrying on business or exercising a profession and acceptance of such benefit or perquisite by such person, अगर वो ऐसा गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, is in violation of any law, rule, regulation, guideline for the time being in force governing the conduct of such person। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग freebies to medical practitioner, मतलब डॉक्टर्स वगैरह, by pharmaceutical and allied health sector industry, ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल, प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन बने हुए हैं डॉक्टर्स वगैरह के लिए, वो इन रेगुलेशंस का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं अगर वो इस तरीके का कोई गिफ्ट वगैरह, कमीशन वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। तो हेंस सच एक्सपेंडिचर आर कंसीडर्ड टू बी एक्सपेंडिचर प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड नॉट अलाउड इन द हैंड्स ऑफ सच फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह, जिसने ये फ्रीबी डॉक्टर को प्रोवाइड किया, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट एक और लिखा गया। थर्ड पॉइंट का एक एग्जांपल देता हूं मैं। एसएससी का बिजनेस है रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस में वो लोगों के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मान लो एक बिल्डर ने, जिसका बिजनेस है रियल एस्टेट बिजनेस, उसने एक स्कीम निकाली कि हम एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन करने वाले, जिनको भी एडवांस में बुकिंग करानी है करवा ले, और हम इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देंगे, धीरे धीरे पेमेंट करते रहना, आपके दिए हुए पैसे से हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराएंगे, बाद में अलॉटमेंट करेंगे जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस बिल्डर ने जेडीए, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन ली, नक्शा पास कराया, उसमें बोला उसने कि हम 10 फ्लोर तक बनाएंगे। नक्शा पास हुआ 10 फ्लोर बनाने का, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 10 फ्लोर तक। फिर इसने बोला कि ठीक है, मैं 4 फ्लोर और बनवा देता हूं, टोटल 14 फ्लोर हो जाएंगे। 4 फ्लोर इसने और एक्स्ट्रा बनवा दी, परमिशन लिए बगैर।
और बाद में उसे जेडीए की परमिशन नहीं मिली। पहले एक होता था कि अगर परमिशन नहीं भी मिलेगी, पता पड़ जाएगा 4 फ्लोर इसने और एक्स्ट्रा बना दिए, तो ऐसा एसएससी फिर जेडीए को कंपाउंडिंग फीस का पेमेंट कर देगा। कंपाउंडिंग फीस का पेमेंट करने के बाद क्या, उसका काम लीगल माना जाएगा। ठीक है, बस कंपाउंडिंग फीस दे दे, गलती तो हो चुकी है, बना दिया उसने, तो अब वो जेडीए को कंपाउंडिंग फीस का पेमेंट कर रहा है। तो काफी सारे बिल्डर ऐसे करने लगे कि परमिशन 10 फ्लोर की है, 14 फ्लोर बना दिए, देखी जाएगी, बनाओ अभी। फिर बाद में कंपाउंडिंग कर लेते, कंपाउंडिंग फीस का पेमेंट कर लेते। तो गवर्नमेंट ने देखा, अभी आपने पढ़ा होगा, कोई टावर था, एफएल टावर, ट्विन टावर गिरा दिया ना। तो अब गवर्नमेंट सख्त हो गई है कि नहीं, आप हमको कंपाउंडिंग फीस का पेमेंट करके भी आप ये अपना इलीगल काम लीगल में कन्वर्ट नहीं करा सकते, हमें नहीं चाहिए कंपाउंडिंग फीस। ठीक है, तो अगर अभी भी किसी कानून में लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग करके आप कोई इलीगल काम लीगल काम में कन्वर्ट करा सकते हो, बाद में उसे लीगल माना जाएगा, तो उसकी वजह से आपने कोई कंपाउंडिंग फीस पे की और आपके ऑफेंस की कंपाउंडिंग हो गई, तो फिर ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, चाहे वो ऑफेंस आपने अंडर इंडियन लॉ किया हो, चाहे फॉरेन लॉ में किया हो। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट था इस बार। अब बात करते हैं सेक्शन 37 में। तो कुछ खास तो लिखा नहीं, बोला खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से खर्चे अलाउ हो सकते हैं सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में, उसकी बात करते हैं। कौन कौन से खर्चे सेक्शन, उसकी एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना रखी है, गवर्नमेंट ने नहीं लिखे एग्जाम्पल। हमारे पास क्लाइंट के P&L अकाउंट आते हैं, सबके P&L अकाउंट उठा लिए, क्या क्या खर्चे क्लेम करते हैं, उसके हिसाब से एक लिस्ट हमने बना दी। इसके अलावा भी आप कोई खर्चा इसमें ऐड करना चाहो, हो सकता है। एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, समझते हैं। एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट का पेमेंट करता है। ये एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस का डिडक्शन एम्प्लॉयर को सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में मिलेगा। बट ध्यान रहे, पास में लिख देना, अगर एम्प्लॉइज को बोनस और कमीशन दिया है तो वो अलाउ होता है सेक्शन 36 में। एम्प्लॉइज को बोनस कमीशन दिया गया तो एम्प्लॉयर को अलाउ होगा सेक्शन 36 में। उसके अलावा कोई सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह, लिव इनकैशमेंट वगैरह दिया है एक एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, अलाउ हो जाएगा उसको अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। फैमिली पेंशन दी टू द विडो ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की विधवा को फैमिली पेंशन एम्प्लॉयर दे रहा है, तो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंडिचर है, अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। हमने एक पढ़ा था वीआरएस कंपनसेशन, एम्प्लॉयर पेमेंट करता है सेक्शन 35 DDA में डिडक्शन मिलता है 5 किस्तों में, पढ़ा। जिस साल पेमेंट किया तब से 5 किस्तें बनेंगी, एक्चुअल पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है वो 35 DDA। उसके अलावा वीआरएस कंपनसेशन के अलावा एम्प्लॉयर और क्या पे कर सकता है, और कोई कंपनसेशन एम्प्लॉइज को, जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या कंपल्सरी टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस का कंपनसेशन, वो 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ होगा। ये अलग बात है कि वीआरएस का कंपनसेशन अलाउ होता है सेक्शन 35 DDA में। फिर एसएससी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस करता है, अपने P&L में डेबिट करता है, अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। स्टाफ के ट्रेनिंग पर खर्चा करता है, किसी दूसरी पार्टी से जॉब वर्क करवाता है, जॉब वर्क एक्सपेंस हो गया उसका,
अलाउेबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। परचेज ऑफ गुड्स, सबसे खास खर्चा तो यही है, गुड्स परचेज किया। 30 से 36 में कहीं नहीं आया ये, तो कहाँ अलग होगा? 37 सबसेक्शन 1 में। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों अलग हो जाएगा 37 सबसेक्शन 1 में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, शॉप एक्सपेंस सारे अलग हुए हैं अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो इतने तो 30 से 36 में भी अलाउ नहीं थे जितने की यहां अलाउ है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कोरियर, फैक्स वगैरह का खर्चा। ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस बिजनेस पर्पस के लिए होने चाहिए। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, मोबाइल एक्सपेंस। फिर बताया था कि डीटी में आईटीटी अलाउड है, आईटीटी अलाउड है। अच्छा पता है आपको कि वो जीएसटी में तो आपका आउटपुट टैक्स और फिर इनपुट टैक्स की आपको क्रेडिट मिलती है। आपका आउटपुट टैक्स 1 लाख बन रहा है और 60,000 की आपको क्रेडिट मिल गई, तो आपकी खुद की जेब से आउटफ्लो कितना हुआ? 40,000। P&L अकाउंट में क्या आएगा? P&L अकाउंट में 1 लाख पूरा आउटपुट टैक्स आएगा या 40,000 ही आएगा? बताइए। P&L अकाउंट में 40,000 ही आएगा जो खुद की जेब से गया। 60,000 की तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई, ठीक है। P&L में क्यों आएगा? देखिए, क्रेडिट मिलने के बाद आपने जीएसटी में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी है और कैश लेजर में आप कैश डिपॉजिट कराते हो, उसको यूज कर सकते हो। आपकी अपनी जेब से जो गया है, ठीक है, वो कैश लेजर से आपने पे किया तो वही माना जाएगा, यहां पर उसका ही डिडक्शन मिलेगा। तो इनकम टैक्स में 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। देखिए, अगर अब इस बात को ऐसे समझो, अगर इस 1 लाख का डिडक्शन दे दिया ना, तो इस 1 लाख में से 60,000 का तो डबल बेनिफिट मिल गया, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। अब इस बात को ऐसे समझो, टोटल खर्चा हुआ 1 लाख का, उसमें से 60,000 का बेनिफिट आईडीटी में मिल गया, 40,000 का बेनिफिट डीटी में मिल गया। हाँ, 40,000 कस्टमर से लेके दे रहे हैं। बताइए, पॉइंट है कि नहीं है? इनका कहना है ये 40,000 हमने कस्टमर से लेके दिया है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से वसूल करके जमा कराना होता है। कौन सा अपनी जेब से जमा कराना होता है? बताइए। बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ये 40,000 आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते। तो ये बात फिर आ किसके लिए रही है कि जीएसटी का खर्चा अलाउ नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है वगैरह? ये तो आपने ही वसूल किया हुआ है, बस दूसरों से वसूल, आपकी ओन पॉकेट से नहीं होता है। ये ओन पॉकेट वाला अगर आप P&L में डेबिट करते हो तो वो अलाउ नहीं होगा। बट सवाल ये पैदा होता है, ओन पॉकेट का हम पेड ओन पॉकेट वाला P&L में डेबिट करते कब है? अगर एसएससी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में पढ़ा होगा 10(2) वाली कंपोजिशन स्कीम और 10(2)A वाली कंपोजिशन स्कीम, गुड्स फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम या सर्विस फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम। तो कुल मिलाकर हम बोले कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स उसको अपनी खुद की ओन पॉकेट से बियर करना पड़ता है और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलती है। और कंपोजिशन वाला टैक्स दूसरों से वसूल करके जमा कराना होता है या अपनी खुद की ओन पॉकेट से होता है? खुद की ओन पॉकेट से होता है। तो ओन पॉकेट से जो गया वो P&L में डेबिट होगा, दूसरों से वसूल करके वो नहीं आता है यहां पर। तो ये एक तरीके से हम यूं बोल सकते हैं,
ये जीएसटी वाला एक तरीके से कंपोजिशन स्कीम वाला ही है। रेगुलर स्कीम पता है ना, रेगुलर स्कीम सेक्शन 9, कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट का। तो जीएसटी ये एक कंपोजिशन स्कीम वाला है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई डिमांड निकाली हो, वो आपको अपनी जेब से भरनी पड़ी, तो वो भी अलाउ है। कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी पे की, कस्टम ड्यूटी है, अलाउ हो जाएगा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। आपने जीएसटी का पेमेंट लेट किया, उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब कई लोग कहते हैं सर इंटरेस्ट तो आपने बोला था सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। अरे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल था, मतलब लोन का इंटरेस्ट है उधर। ये तो जीएसटी के लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है। लोन का इंटरेस्ट है तो कहां लागू होगा? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। अगर जीएसटी के लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है तो वो यहां सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ होगा। और आजकल एक बात और चल रही है कि जीएसटी का रिटर्न लेट फाइल किया, जिसकी वजह से लेट फीस का पेमेंट किया। अब लेट फीस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी की लेट फीस अंडर इनकम टैक्स एक्ट अलाउएबल एक्सपेंडिचर है या नहीं? लिख देना यहां पर कि जीएसटी की लेट फीस भी अलाउएबल है। क्यों अलाउएबल है उसका रीजन लिखना चाहो तो लिख देना। जीएसटी की लेट फीस अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, उसका लॉजिक क्या है बताता हूं। ये कोई पेनल्टी नहीं है। लेट फीस और पेनल्टी में डिफरेंस होता है। जीएसटी में पेनल्टी भी लगती है, बट ये लेट फीस है। गवर्नमेंट ने लेट फीस को नाम लेट फीस दे जानबूझ के दिया, नहीं तो पेनल्टी नाम दे देते कि रिटर्न लेट फाइल करने की पेनल्टी लगेगी। ऐसे क्यों बोला कि रिटर्न लेट फाइल करोगे तो लेट फीस लगेगी? पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ लगती है, लेट फीस फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ लगती है। लॉजिक समझ आया? पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ लगती है और लेट फीस फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ। गवर्नमेंट उम्मीद करती है कि आप लॉ की कंप्लायंस करो, टाइमली नहीं कर पाते, देर से करते हो तो कोई गलती नहीं है, ऑफेंस नहीं है। गलती है लेकिन ऑफेंस नहीं है, गुनाह नहीं है, गलती है सिर्फ। पेनल्टी गुनाह की लगती है, लेट फीस गलती की। गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप लॉ की कंप्लायंस करो। तो जीएसटी की लेट फीस फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ की नहीं लगती, फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ की लगती है, इसलिए अलाउएबल है। एसएससी ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किए, अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। सेल्स कमीशन दिया आपने एजेंट्स को, अलाउएबल है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स में गिफ्ट बांटे और कस्टमर्स को डायरी और कैलेंडर बांटे। आपने देखा कि न्यूज़पेपर वाले न्यू ईयर का कैलेंडर साथ में न्यूज़पेपर में देते हैं, कस्टमर को वो कैलेंडर दे रहे हैं, उनका खर्चा लग रहा है। उनको वो खर्चा कौन से सेक्शन में लगेगा? 37 सबसेक्शन 1। काफी इंश्योरेंस कंपनी न्यू ईयर पर एक हमको डायरी देके जाती है, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वगैरह आते हैं लोग वहां पर, वहां से दे जाते हैं डायरी वगैरह, डेट वाइज की रोज उसमें लिखो। मैं लिखता हूँ आज के काम मेरे ये है, रात को सोते वक्त पहले लिख के सोता हूँ, कल की प्लानिंग ये है। इधर पढ़ाने आता हूँ तो सोच के आता हूँ आज क्या क्या पढ़ाना है, वो रात को ही सोच लिया है। ठीक है, प्लानिंग से चलना बहुत जरूरी है। तो डायरी वगैरह कस्टमर को दी, कैलेंडर, ये इस पे खर्चा हुआ, अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होता है? वही मूवी। कितनी बार बताऊं ये बात? अरे दुकान पे
शोरूम पे कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जूस पिलाया, चाय वगैरह, वो कहलाते हैं। पिज्जा भी खिला सकते हो। अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, ये कहलाते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। फिर बताइए, प्लांट मशीनरी फर्नीचर आप किराए पर लाए, रेंट पे किया प्लांट मशीनरी फर्नीचर का, प्लांट मशीनरी फर्नीचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसके लिए हमने सेक्शन 31 पढ़ा था। लेकिन सेक्शन 31 में सिर्फ रिपेयर और इंश्योरेंस एक्सपेंस ही अलाउ था, हायर्ड मशीनरी का रेंट वहां अलाउ नहीं था। तो हायर्ड मशीनरी या प्लांट मशीनरी फर्नीचर, उसका किराया का खर्चा कौन से सेक्शन में अलाउ होगा? 37 सबसेक्शन 1। आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी ली या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रीमियम का चार्ट बनाते वक्त उसमें पहले ही बता दिया था मैंने, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में ये इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ है। एजेंट को कमीशन दिया, सप्लायर को, कस्टमर को कंपनसेशन दिया। कंपनसेशन क्या? कस्टमर ने बोला था इस गुड्स की डिलीवरी मेरे को इस डेट तक कर देना, आप उस कस्टमर को टाइमली डिलीवरी गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए तो वो कस्टमर आपसे कंपनसेशन डिमांड करे, तो ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है आपके लिए सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। किसी को कमीशन दिया, बिजनेस ऑर्डर हमको दिलवाना, आपने उसको कमीशन दिया, अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। ये होटल इंडस्ट्री में बहुत चलता है। होटल इंडस्ट्री वालों ने क्या कर रखा है आपको पता है? रेलवे स्टेशन के बाहर एक एक आदमी अपना छोड़ रखा है, या टैक्सी वालों के साथ, कैब वालों के साथ टाई अप कर रखा है कि कोई पूछे कि कौन सा होटल अच्छा है, ये होटल अच्छा है, हमारे होटल का नाम लेना, कस्टमर जो इधर लेके आओगे कमीशन दे देंगे आपको। तो कमीशन दिया, अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस बढ़ाने के लिए है। सीए को ऑडिट फीस दी, अलाउएबल एक्सपेंडिचर है एसएससी के लिए, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस एसएससी ने चुकाए, एक्सपेंस है, अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। इनॉग्रेशन डे एक्सपेंस, इनॉग्रेशन करते, बाहर टेंट लगाया, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, मिलने जुलने वालों को बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, खूब एक्सपेंडिचर हुआ, तो अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। अब एक बात समझना, अभी मैंने बोला था पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ अलाउ नहीं है, लेकिन पेनल्टी फॉर डिलेड परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अलाउड है, क्योंकि ये कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ की पेनल्टी नहीं है। अच्छा, पेनल्टी तो दो टाइप की पेनल्टी अलाउएबल है। कैसी? पेनल्टी फॉर डिलेड परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, ये जो सड़क बनाने वाले ठेकेदार हैं, इनको पता है आपको कि ठेका अलॉट अक्टूबर में ही हो जाता है, सड़क बनाने का ठेका अक्टूबर में ही अलॉट हो जाता है, लेकिन ये अपने काम में लेट करते हैं और सड़क बनाते हैं अप्रैल में। क्यों? अक्टूबर में सड़क बनाएंगे, खराब मटेरियल यूज करते हैं, तो महीने भर में इनकी पोल खुल जाएगी, तो ये करते हैं अप्रैल में बनाते हैं सड़क, ताकि मई में बारिश आ जाए और सड़क खराब होने का ठीकरा बारिश पे फोड़ दें हम। बारिश आ गई, ठीक है, तो वो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी लगती है उनको, लेकिन वो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ नहीं है, वो पेनल्टी फॉर डिलेड परफॉर्मेंस ऑफ वर्क है, तो अलाउएबल है वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट। या पेनल्टी इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन हो, वो भी अलाउएबल है, वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ की पेनल्टी नहीं है। किसी को आपने रॉयल्टी और टेक्निकल फीस का पेमेंट किया, अलाउएबल है। आप अपने ऑफिस को शिफ्ट करके ले गए मोर एडवांटेजेस लोकेशन पर, उसमें एक्सपेंसेस हो गए, शिफ्टिंग एक्सपेंस, अलाउएबल है। गेस्ट हाउस मेंटेन करता है एसएससी, गेस्ट हाउस जहां पर अपने वो बिजनेस डील करता है वगैरह, तो अलाउएबल एक्सपेंस है। जब आप पास होकर आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर में आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लेनी होगी,
सीए आपको स्टाइपेंड का पेमेंट करेंगे, ठीक है। वो स्टाइपेंड वगैरह का खर्चा सीए को अलाउएबल एक्सपेंस है। हाँ, कुछ लोगों की चल रही है ट्रेनिंग, मिलता है स्टाइपेंड, मिलता है स्टाइपेंड। चलिए, एक सीए, प्रैक्टिसिंग सीए अपने ऑफिस में कोई आर्टिकल अच्छा काम करता है, उसको इंसेंटिव देता है, एक्स्ट्रा पेमेंट, तो अलाउएबल एक्सपेंस है। अलाउएबल एक्सपेंस है। एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के नाम से की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले, उसका प्रीमियम पे करे, अलाउएबल एक्सपेंस है। लोन लेने के लिए, चाहे लोन लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, अरेंज करवा के देने के लिए कमीशन ब्रोकरेज पे किया, अलाउएबल एक्सपेंस है। तो इतने सारे एक्सपेंस की लिस्ट, इतने सारे एक्सपेंस अलाउएबल है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। चलिए, अभी इतना ही।